Hey students, so in this video we will learn about vapor pressure and Raoult's law. So what is vapor pressure? So if we will see the definition, the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor. तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमने क्या किया, एक जार लिया और उसमें वाटर वार्म किया. तो जब भी हम पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो स्टीम में चेंज होगा और जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो वेपर की फॉर्म में बाहर को निकलने लग जाएंगे. ठीक है. इस समय क्या हो रहा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है. आप क्या करें, अगर हम उस जार में एक लिड लगा दें, ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे, उसे बंद कर देंगे, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स बाहर को जा रहे थे वेपर की फॉर्म में, अब वो टकराएंगे जब लिड से, तो वापस दोबारा से कहाँ जाएंगे, नीचे लिक्विड में आ जाएंगे, यानी कि अब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी. ठीक है. तो इससे क्या होगा, इससे इक्विलिब्रियम हो जाएगा. हम एक गिवन टेम्परेचर की बात करें जिसमें हमने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लिया है. ठीक है. तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इससे क्या होगा, इस स्टेज में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो इसमें क्या होगा, जितने पार्टिकल्स लिड में टकरा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, वेपराइज हो रहे थे, उतने ही नीचे आएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्रेशर होगा, एक्सर्टेड होगा इन पार्टिकल्स को के द्वारा. उसे हम क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर. ओके. तो जो पार्टिकल्स एक्सर्ट करेंगे प्रेशर लिड में, वो होगा वेपर प्रेशर. ठीक है. जो कौन शो करते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड शो करते हैं. वॉलेटाइल लिक्विड जो वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, वो शो करते हैं. तो इस कंडीशन में जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, तब क्या हो रहा है, मैंने बताया आपको, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के. तो क्या होगा, इसमें जितने भी पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल्स ऊपर को जा रहे हैं और उतने ही पार्टिकल टकरा के फिर से वापस आ जा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नेट चेंज होगा, मतलब वेपर बन रहे थे जो, और फिर से कंडेंसेशन हो रहा था, तो जितना भी पानी हमने सपोज 50 ml लिया है, तो नेट कोई चेंज नहीं होगा इसमें पूरा. ठीक है. ओवरऑल जो होगा कोई चेंज इसमें नहीं आएगा. आई थिंक अब आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा. तो एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं. The pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium. ओके. तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वेपर प्रेशर कब वो एक्सर्ट करेगा कोई लिक्विड, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा. चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को. तो वो फैक्टर हैं, सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, उसके बाद है नेचर ऑफ लिक्विड, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज़ प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड. सो इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब अगर हम बात करें पहले फैक्टर की जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा. एक एग्जांपल से देखते हैं. टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए हमने माना एक हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने एक वॉलेटाइल लिक्विड रखा है. वॉलेटाइल लिक्विड जो वेपराइज हो जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, कुछ और ऊपर से लिड है, इसमें ये बंद कंटेनर है, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर्स की फॉर्म में होंगे और कुछ इस तरह से लिक्विड होंगे. ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. हम इस टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया. तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो ये पार्टिकल्स थे जो यहाँ पे मौजूद हैं लिक्विड की फॉर्म में अभी, इनको क्या मिलेगी, इनको टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के. तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो सीधे कहाँ जाने लग जाएंगे, वेपर फॉर्म में आने लग जाएंगे. जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, है ना. तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के. टेम्परेचर इंक्रीज, vapor pressure is also increase. Okay, so they both are directly proportional. Okay. तो यहाँ हमने 3 कंटेनर में कुछ वॉलेटाइल लिक्विड रखा है. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो वेपर फॉर्म में हैं ऊपर, वो इंक्रीज हो रहे हैं और उनकी डायरेक्शन अगर आप देखो ऊपर की तरफ को, यानी कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं ऊपर की तरफ, जिसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं और प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है. मीन्स वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, वो है नेचर ऑफ लिक्विड. तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिक्विड की, तो सपोज हमारे पास 2 लिक्विड हैं. एक हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर, एक हमारे पास लिक्विड है डाई मिथाइल ईथर, और दूसरा लिक्विड है हमारे पास सपोज एथेनॉल.
डाइमिथाइल ईथर यानी कि CH3OCH3, ओके, और इथेनॉल यानी कि C2H5OH। तो अगर हम बात करें इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो क्योंकि जो डाइमिथाइल ईथर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने की वजह से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है। लेकिन इथेनॉल जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो O है वो नेबर जो एथेनॉल का मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसमें इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड होने की वजह से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ये कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम वेपर प्रेशर को किस तरह से अफेक्ट करेगा वो देख लेते हैं। जैसे अगर सपोज इसका मैंने कहा कि इसका जो हमारे पास डाइमिथाइल ईथर है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इथेनॉल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या होंगे, ईजिली जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे, ईजिली बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वेपराइज होने लगेंगे, लिक्विड वेपर में चेंज होने लगेगा, ठीक है, और जल्दी होने लगेगा क्योंकि इसमें अगर हम टेम्परेचर डाल रहे हैं तो ये जल्दी जो है वेपराइज होने लगेगा, और जितनी जल्दी वेपर बनेंगी उतनी जल्दी क्या होगा, उनका प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर बात करें इथेनॉल की तो वो टाइम लेगा वेपराइज होने में, क्योंकि उसके पास खुद की बॉन्डिंग तो है ही, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसे ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी नीचे से। तो अगर हम टेम्परेचर दोनों इक्वल रखें तो उस टेम्परेचर में क्या है, ज़्यादा वेपर किसकी बनी होंगी, ऑब्वियस है डाइमिथाइल ईथर की बनी होंगी, क्योंकि इसके बॉन्ड वीक थे। तो इसका मतलब क्या है, अगर बॉन्ड वीक है मतलब कि हमने ऐसा लिक्विड लिया है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जितना ज़्यादा लेस होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, डाइमिथाइल ईथर का, क्योंकि इसका जो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब जितना ज़्यादा हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की जो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब हम किसी भी सपोज हम वाटर को ही क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो टेम्परेचर जब वो क्या करने लग जाए, लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज होने लग जाए, मतलब जो उनके पार्टिकल के बीच में H2O के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो बॉन्ड जो था वो ब्रेक होने लग जाए, तो उस टेम्परेचर में वो क्या होने लग जाएंगे, वो गैस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि जो कम टेम्परेचर में बॉयल होना स्टार्ट हो जा रहा है, यानी गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर हाई। और अगर हमने ऐसा लिक्विड लिया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की जो है प्योरिटी ऑफ अ लिक्विड, तो एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि जो प्योर लिक्विड होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा हायर होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स लिक्विड। मतलब कि अगर हमने क्या लिया, सपोज हमारे पास वाटर था, उसे हमने बॉयल किया, तो उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो, और अगर अब हमने वाटर के साथ उसे मिक्स कर दिया है, उसमें शुगर मिक्स कर दी है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जब वाटर था प्योर फॉर्म में था अपनी, जब उसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया था, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें देखेंगे, अगर इसका ए पार्ट देखोगे तो इसमें क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट हमने ले रखा है, यानी कि अभी हमने कोई सॉल्यूट पार्टिकल इसमें मिक्स नहीं किया है। तो जब हम इसे वार्म करेंगे तो इसकी सरफेस में केवल उसी के पार्टिकल होंगे प्रेजेंस, तो इजीली वो वेपर होगा
कोई ऑब्स्टिकल उसे अपने रास्ते में नहीं मिलेगा तो ईजिली वेपराइज होने लग जाएंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर हम बी देखें तो बी में क्या हो रहा है, सॉल्यूट भी है और साथ में सॉल्वेंट, दोनों मिक्स हैं। जो ग्रीन है वो सॉल्यूट पार्टिकल हैं। तो जो नीचे के सॉल्यूट के जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे जो अब वेपराइज होना चाह रहे होंगे, उनके बीच में जो ग्रीन अगर आप पार्टिकल्स देखें यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल वो आ जाएंगे, जो उनके रास्ते को क्या करेंगे, रोकेंगे, जिससे वो ईजिली वेपराइज नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, जो प्योर लिक्विड होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है हमेशा हाई होता है उसके सॉल्यूशन से। ये कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में इस वीडियो के, जो है रियॉल्ड्स लॉ। अगर हम बात करें रियॉल्ड्स लॉ की तो बेसिकली ये होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले रियॉल्ड्स लॉ की क्या है। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction. Okay, so रियॉल्ड्स लॉ कह रहा है कि जो अगर हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें दोनों लिक्विड्स हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो जो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, मतलब दोनों लिक्विड प्रेशर होगा, वो उनके मोल फ्रैक्शंस के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसे हम देखते हैं हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली। रियॉल्ड्स लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया है, हमने दो वॉलेटाइल लिक्विड्स लिए हैं, ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हमने लिए हैं, सपोज वो है 1 and 2। हम सपोज इनके जो वेपर प्रेशर हैं वो है P1 और P2, ठीक है। ये जो सपोज इनका मोल फ्रैक्शन 1 का x1 है और सेकंड वाले का x2 है। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें रियॉल्ड्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रियॉल्ड्स लॉ क्या हो जाएगा, फॉर कंपोनेंट, जितने दोनों कंपोनेंट्स के लिए जो P1 हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा x1 के, और जो P2 है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा x2 के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रियॉल्ड्स लॉ जो यही कहता था, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शंस के, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1, और इस यहाँ भी P2 इक्वल्स टू P2 नॉट x2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये P1 नॉट और P2 नॉट है ये एक्चुअली में है क्या, ये है वेपर प्रेशर जब हमने लिक्विड 1 लिया था और उसमें हमने अभी लिक्विड 2 को मिक्स नहीं किया था। तो जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो, यानी कि उनकी प्योर फॉर्म में हर कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है, ये P1 नॉट जो है वो वेपर प्रेशर है 1 का, वेपर प्रेशर ऑफ 1 इन इट्स प्योर फॉर्म, जब हमने इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया, ठीक है। इसी तरह से P2 नॉट क्या है, ये वेपर प्रेशर है 2 का, जब वो क्या था, अपनी प्योर फॉर्म में था, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद अगर हम याद करें क्लास 11 में हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ अगर हम याद करें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमें पता है कि क्या होता है कि जो भी टोटल किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर, वो उसके जो पार्शियल प्रेशर हैं उनके सम के इक्वल होता है। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको हम मान लें इक्वेशन 2। तो इनकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में क्या रखेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे P1 और P2 की। तो P1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगी, P1 नॉट x1, और P2 की क्या हो जाएगी, P2 नॉट x2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो अब अगर हम याद करें, जब हम मोल फ्रैक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स x1 इक्वल्स टू क्या, प्लस x2 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। x1 तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस x2 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम रख सकते हैं यहाँ पर, x1 की जगह पे रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, P1 नॉट, और x1 की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, अगर बाहर से कोई चीज़ है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 नॉट
और ये हो जाएगा प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। कुछ नहीं किया हमने, प्लेस एक दूसरे की चेंज कर दी है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें P टोटल की, P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट प्लस यहाँ पे से हम P2 नॉट x2 और x2 कॉमन ले सकते हैं, x2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये इक्वेशन जो हमें मिली है इससे हमें कुछ बातों का पता चलेगा। जैसे पहला क्या पता चल रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है P है वो किसी भी एक कंपोनेंट के जो सॉल्यूशन में है उनमें से किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। तो दूसरा अगर हम इसमें देखें क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो लीनियरली मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 पे से वैरी करेगा। मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन जो है 2 का इंक्रीज होगा तो उस जो वैरी करेगा, मतलब चेंजेस जो भी आएंगे वो एक लाइन में आएंगे चेंज। इस तरह से अगर हम टोटल वेपर प्रेशर की बात करें वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो भी डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट 1 जो है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है ओवर द सॉल्यूशन, मतलब टोटल सॉल्यूशन में हम देख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ खींचे रहे हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है, यहाँ पर x1 यानी कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन है x1 है और जो कंपोनेंट 2 है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है यहाँ पर, ठीक है। और तो जब x1 1 होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P01 होगा। सपोज वो यहाँ पर है P01 यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा P01 है। इसी तरह से यहाँ दूसरा ई वाला जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि x2 है यहाँ पर 1 है और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 0 है। मतलब वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सपोज इसका ज्यादा है वेपर प्रेशर, तो दूसरा कंपोनेंट है हमने मिलाया वो जो है उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में वो इससे ज्यादा है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या पर हम जो कंडीशन ले रहे हैं, मतलब हमने जो दो वॉलेटाइल लिक्विड मिक्स किए हैं तो उसमें जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर कम होगा कंपोनेंट 2 से, यानी कंपोनेंट 1 लेस वॉलेटाइल है कंपोनेंट 2 से, ठीक है, कंपेयर में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब हम ये प्लॉट खींचेंगे तो क्या हो रहा है, अगर हम इस लाइन को, ये जो डॉट लाइन है ये शो कर रही है कि P2, ठीक है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर को शो कर रही है P2 के और ये पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 का, ठीक हो गया। अब जो ये वाली लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, ये शो कर रही है कि P जो है हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो P1 प्लस P2 के इक्वल होगा और जो P टोटल की मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी P1 नॉट और मैक्सिमम वैल्यू होगी P2 नॉट, ठीक है। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो कंपोजिशन है वेपर प्रेशर का इन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के साथ वो हम निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर से, कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से हम निकाल सकते हैं उसे, ठीक है।